अब से ठीक 4 दिन पहले की आप लोग ये तस्वीरें हल्द्वानी के इलाके की देख रहे थे, जहां कोतवाली पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने उस वक्त में जाकर धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया जब एक मकान में, जो कि एडवोकेट ज़फ़र नाम के एक शख्स का मकान है, हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं, और उनके घर के बेसमेंट में नमाज अदा की जा रही थी, तरावी पढ़ी जा रही थी। मुरादाबाद के लाजपत नगर में ज़ाकिर नाम के एक शख्स के यहाँ नमाज और तरावी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि उसको 6-7 दिन गुजरे नहीं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में एडवोकेट ज़फ़र नाम के एक शख्स के यहाँ हो रही नमाज और तरावी को लेकर एक दूसरा विवाद खड़ा हो गया। अभी जो आप लोग तस्वीरें देख रहे थे, ये तमाम तस्वीरें हल्द्वानी कोतवाली की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय की तरफ से सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने, लड़कों ने और वहां के तमाम मौज़िज़ीन ने जाकर के प्रदर्शन किया, इस बात को लेकर के एतराज़ जताया कि जिन एडवोकेट ज़फ़र के घर में, घर की बेसमेंट में जहां पर नमाज अदा की जा रही थी, तरावी पढ़ी जा रही थी, वहीं इलाके के, उस सोसाइटी के, उस कॉलोनी के रहने वाले कुछ हिंदुओं को ये बात नागवार गुजर रही थी। और आजकल क्योंकि इस तरीक़े का ये मामला इतना ज़्यादा उजागर हो रहा है जगह जगह कि घरों के अंदर नमाज़ पढ़ना, तरावी पढ़ना भी अब मुश्किल हो रहा है। हुआ यही था, पुलिस और प्रशासन वहाँ पर पहुँचा इलाके के कॉलोनी वालों के लोगों की शिकायत पर, और शिकायत सिर्फ यही नहीं की गई कि यहाँ पर अवैध रूप से घर के अंदर नमाज और तरावी पढ़ी जा रही है, बल्कि ये कहा गया कि यहाँ पर कॉलोनी में जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं दूसरी जगहों से, एडवोकेट ज़फ़र के यहाँ, वहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़, पानी फेंकना और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। बहरहाल ये मामला जब बढ़ा तो पुलिस वहाँ पर पहुँची और कई सारे वो लोग जिनको एतराज़ था, आपत्ति थी नमाज ज़फ़र के यहाँ होने को लेकर, तो लोग वहाँ पर पहुँचे। जिस वक्त नमाज वहाँ हो रही थी तो कई मुक्तदियों की वहाँ पर मैन हैंडलिंग हुई, मारपीट हुई। जो इमाम नमाज़ पढ़ा रहे थे उनको भी मारा पीटा गया। बहरहाल उसके बाद जब ये मामला बढ़ा तो लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर के आँख बबूला हो गए, गुस्से में आ गए और सभी ने कूच किया हल्द्वानी कोतवाली की तरफ। किसी तरह से ये मामला रुका, लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से अलग अलग 2 FIR की गई हैं। एक FIR वो उन मुसलमानों के ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, बल्कि 800 लोगों के, तकरीबन 800 लोगों के ऊपर FIR की गई है। अभी हालांकि नामज़द नहीं है। धारा 147, धारा 323, 506 और अलग अलग सेक्शंस के तहत FIR की गई हैं। और एक दूसरी FIR जो की गई है मुकेश उर्फ मुक्की नाम के उस शख्स के ऊपर की गई है, जिसने कि एतराज़ इस बात का जताया था, जिसने आपत्ति जताई थी कि ये किसी कीमत पर नमाज एडवोकेट ज़फ़र के घर में नहीं होनी चाहिए। उसी चीज़ को लेकर ये हंगामा हुआ। सबसे बड़ी बात, यहाँ के रहने वाले पढ़े समझ आता है। आप ये CCTV कैमरा चेक कीजिए, 250 से 400 लोग यहाँ पे डेली नमाज पढ़ने आते हैं। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के नैनीताल रोड में आवासीय कॉलोनी में मकान के पुनर्निर्माण के नाम पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। आधी रात को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। नमाज पढ़ाने वाले मौलवी को भी बुला लिया गया। हिंदू संगठनों के लोग और स्थानीय निवासी कथित मस्जिद में आने वाले युवकों पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे थे। उनका कहना था कि उनकी शिकायत पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे मोहल्ले वालों को परेशानी है और पूरे मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये है, और कब से एक किसी लेडी ने यहाँ पर अभी लिखित कंप्लेंट भी दे रखी है और लिखित उसका किसको दी थी आप? ये सिटी मस्जिद को भेज रखी है। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था कि हाँ इसको बंद करा जाएगा, हम देखेंगे। उसके बाद करते क्या है कि 2 पीपल आ जाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया ही था कि आधी रात में ही दूसरे समुदाय के लोग भी कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली का घेराव कर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस अधिकारियों को उन लोगों को समझाने में पसीने छूट गए।
तो देखा आपने और सुना बहुत गौर से कि किस तरह से कुछ लोगों ने और ख़ास तौर से कुछ हिंदू संगठनों ने इस मामले के ऊपर वहाँ हंगामेबाजी की और उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ज़बरदस्त नारेबाजी हंगामा हुआ। नतीजा ये हुआ कि जिनका घर था एडवोकेट ज़फ़र, जैसे आपको बताया, उनके ऊपर तो FIR हो ही, साथ ही साथ उन तमाम प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी 800 की तादाद लगभग जिनकी बताई जा रही है, उनके ऊपर भी FIR की गई है। किसी तरीके से पुलिस ने समझा बुझा करके इस मामले को उस दिन तो रफा दफा किया, लेकिन अब हर दिन नई तरह की सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अब सुगबुगाहट है, क्योंकि जब FIR हुई और इतनी तादाद में इतने लोगों के ऊपर हुई है तो जाहिर है इस तरह की जो गॉसिप्स हैं वो होनी ज़रूरी हैं। अब कोई कहता है कि तेरा नाम है, कोई कहता है मेरा नाम नहीं है, कोई कहता है उसका नाम है, कोई कहता है कि इसकी गिरफ्तारी होगी। इस तरीके की लेके भी कयासराइयाँ बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। हालांकि पुलिस ने, जैसे मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था, कि इस मामले में 2 FIR की हैं। एक उन मुस्लिम प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ जो वहाँ थाना कोतवाली पर जमा हुए थे हल्द्वानी में, और दूसरी उन लोगों के ख़िलाफ़ जैसे मुकेश मुक्की का जिसका नाम बताया और अन्य के ख़िलाफ़, उन सब पर भी FIR की गई है। अब कार्रवाई क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस वक्त हल्द्वानी के मकामी रिपोर्टर सरताज आलम जुड़ने जा रहे हैं फ़ोन लाइन पर। एक बार सीधा रुख करते हैं सरताज आलम का और उन्हीं से इस पूरे मामले को जानता हूं कि अब तक क्या कुछ हुआ और क्या करने के लिए अब प्रशासन जोर दे रहा है। तो इस वक्त फ़ोन लाइन पर सरताज हमारे साथ सीधे हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। सरताज आलम, हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। सरताज, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कुछ ये मामला हुआ 3-4 दिन पहले, आपने कवर भी किया, पूरी केस की नौइयत क्या थी, और अब जो 2 FIR अलग अलग की गई हैं जिसमें सेक्शन 147, 323, 506 एक तरफ की गई है, जबकि दूसरी तरफ और धाराएं लगाई हैं लगभग 800 लोगों के खिलाफ। तो एक बार पूरा सिनेरियो तमाम दर्शकों को अगर आप बता दें सरताज आलम। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर एक सरना कोठी जगह है, वहां पर कुछ मुस्लिमों के घर भी हैं और आसपास जो मेहनतकश लोग हैं, दुकानों पर काम करने वाले हैं, वहां पर सरना कोठी के पास एक जफरुल्लाह सिद्दीकी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनके घर के बेसमेंट में एक मस्जिद बनी हुई है सन 2010 से। वहां जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां 5 वक्त की नमाज होती है। रमजानों में भी ये मामूल जारी है। लेकिन इसी बीच 3 अप्रैल की ये घटना है। 3 अप्रैल को लगभग 7:30 बजे वहां पर कुछ आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें कुछ बजरंग दल के भी लोग थे, और वो वहां पर नारेबाजी करते हुए आ जाते हैं और धार्मिक नारेबाजी वो कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने वहां पुलिस को बुलाया, वहां सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाया, और उसके बाद जो वहां पर इमाम थे मौलाना शाहिद हुसैन, पुलिस की ही मौजूदगी में उनको मारा पीटा गया। उसके अलावा वहां पर तकरीबन 3 नमाजी और थे, उनको भी मारा पीटा गया। और ये वो वक्त था कि जब वहां पर जो रमजान में स्पेशल तरावीह की नमाज होती है उसकी तैयारी वहां पर हो रही थी। ये उस वक्त की बात है। और उनको मारने पीटने के बाद वो जो लोग थे उन्होंने अपने और तमाम जो उनके पारिवारिक लोग थे या उनके जो सोशल लोग थे, आलिम लोग थे, उनको इन्होंने इत्तला दी। उसके बाद वो सारे ही लोग हल्द्वानी कोतवाली में जमा होते हैं और अपना मुकदमा लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जो उनके साथ हुआ। इसी बीच ये भी हुआ कि जिला नैनीताल में एक प्राधिकरण यहाँ पर कार्य करता है, प्राधिकरण डिपार्टमेंट है, वो मकानों में अगर किसी का नक्शा पास नहीं होता है या कोई अवैध कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है, उस पर प्राधिकरण वहां पर कार्रवाई करता है। तो हल्द्वानी में जो सिटी मजिस्ट्रेट है प्राधिकरण की ओर से वो भी वहां पर थे, कुछ छोटे कर्मचारी भी वहां पर थे। उन्होंने उस पूरी बिल्डिंग को सील किया, जो बेसमेंट में मस्जिद बनी हुई थी उसे सील किया, और उसके बाद वहां से उन्होंने नमाज वगैरह सब बंद करा दी। और वो जो कोतवाली लोग आए थे, कोतवाली में वो धीरे धीरे कोतवाली में लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि तरावी और नमाज का वक्त था। तो ऐसे में लोगों को इन्फॉर्मेशन तो धीरे धीरे हो रही थी कि किसी इमाम को पीटा गया है, नमाजियों को मारा गया है और मस्जिद को सील कर दिया गया है। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और उनकी बस एक ही डिमांड थी कि जो आरोपी हैं, मारपीट जिन लोगों ने की है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उनकी गिरफ्तारी हो, उनका मुकदमा लिखा जाए। इसी बीच हम भी वहां पर थे और हमने भी इस पूरे मामले को कवर किया, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। हल्द्वानी में भी लोकतंत्र उसी तरह मौजूद है जिस तरह पूरे देश में। पूजा पद्धति, नमाज वगैरह पढ़ना, अपने खुदा की इबादत करना हर एतबार से जायज़ है और लोकतंत्र में ये मूल अधिकार में शामिल है।
जाहिर सी बात है वो भी वही कर रहे थे। तो आपको रोककर एक सवाल ये जरूर पूछना चाहता हूँ सरताज, लोग भी जानना चाह रहे हैं, उस घर में जो आप बता रहे हैं एडवोकेट जफर साहब का किसी का है मकान, वो वहाँ कितने टाइम से नमाज हो रही थी? क्या वो अभी शुरू हुई थी इस साल या इससे पहले भी चल रहा था? और दूसरी बात, थाने का जो घेराव किया वो कौन लोग थे? क्योंकि 800 की तादाद जो बताई जा रही है एफआईआर पर, वो एक बड़ी तादाद है, और मुझे लगता है कि हल्द्वानी के इतिहास में एक एफआईआर में 800 लोग एक साथ, वो भी उस चीज की आवाज को उठाने को लेकर के जो कि नमाज को और तरावी को लेकर वहां पर प्रदर्शन करने गए थे कि इमाम को और मुक्तदियों को मारा गया। कब से नमाज हो रही है? और दूसरा सवाल का जो जवाब वो दे दीजिए। सन 2000 बताया जा रहा है कि सन 2010 के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है, और वहां पर कभी भी किसी ने भी एतराज दर्ज नहीं किया, कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि अमूमन जिस तरह हम देखें मंदिरों या मस्जिदों में माइक का इस्तेमाल होता है और वो साउंड दूर तक जाता है, वहां पर माइक भी नहीं था, कोई इस तरह का मामला नहीं था, ना वहाँ मीनारे हैं, बल्कि वहां पर एक बेसमेंट है और वहाँ जो आसपास के मेहनतकश लोग हैं वो बाजमात नमाज पढ़ सकें, इसीलिए वहां पर इंतजाम था। लेकिन अभी जो बाइट में हम लोग सुन रहे थे उसमें बाकायदा वो लोग ये शिकायत कर रहे हैं, जो शिकायत करता है या जो कुछ अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ जो नमाजी आ रहे थे, जो मुक्तदी आ रहे थे, वो लड़कियों पर पानी फेंकना, टॉन्टिंग करना और छेड़छाड़ करना, ये सब भी कर रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई सबूत गवाह कभी नहीं रहा है। ये तो जब परसों इनके खिलाफ जब मौलाना शाहिद हुसैन ने एफआईआर दर्ज कराई, तो उसके बदले में 2 एफआईआर वहां पर लॉन्च हुई है जफरुल्लाह सिद्दीकी साहब के खिलाफ, और इस तरह से इस अंदाज में एक एफआईआर लॉन्च हुई है कि एक छोटी बच्ची के नाम से एक महिला ने दर्ज कराई है कि उस पर भी छेड़ाछाड़ी का वाला मामला करते थे, कुछ लोग टॉयलेट वगैरह वहां पर कर दिया करते थे, गंदगी कर दिया करते थे। अब सवाल ये है कि वहाँ सन 2010 से मस्जिद है, अगर ये सब था तो टॉयलेट तो पहले भी लोग किया करते होंगे, पानी वहां पहले भी बहता होगा, अगर इस तरह का मामला था तो। लेकिन वहां जब पहली एफआईआर जब वहां पर मुकेश भट्ट के नाम से, मुकेश भट्ट उर्फ मुक्की के नाम से जो मुकेश भट्ट उर्फ मुक्की प्लस 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ जब मुकदमा कायम हुआ, तो उसके जवाब में ये मुकदमा कायम हुआ है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, उस रात में जब वहां पर ये लोगों को इल्म हुआ कि इमाम को पीटा गया है, और आपको बता दूं हल्द्वानी के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि जिला नैनीताल में या उत्तराखंड में आलिमों को पीटने की ये परंपरा की शुरुआत उस दिन पहली बार हुई। कभी इस तरह का मामला हल्द्वानी में नहीं रहा, कोई पंडित आज तक नहीं पिटा होगा हल्द्वानी में, और कोई मौलाना आज तक नहीं पिटा होगा। दोनों ही मजहब के लोग, हल्द्वानी में कभी राइट नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं हुआ, तनाव नहीं होता है, हल्द्वानी में बड़ी मोहब्बत से लोग रहते हैं। लेकिन हल्द्वानी में कुछ समय से जो अराजक तत्व हैं वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों मजहब के लोगों में तनाव पैदा हो। उस दिन भी यही हुआ, लेकिन उस दिन जो कोतवाली पर लोग जमा हुए वो एफआईआर कराने के लिए वहां पर गए थे, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट और आला अधिकारियों की मौजूदगी में इमाम को मारा पीटा गया, और जो नमाजी थे उनको मारा पीटा गया, मस्जिद बंद करवा दी गई। तो आपका कहने का मतलब है जो लोग जिन्होंने थाने का घेराव किया, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, अभी थोड़ी देर पहले हमारे विजुअल्स में हम चला रहे थे, वो लोग वो हैं जो एफआईआर दर्ज कराने गए थे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इमाम को और मुक्तदियों को मारा। तो पहली एफआईआर इन लोगों ने दर्ज कराई है, और उसके बाद फिर जो क्रॉस एफआईआर हुई है वो बाद में दूसरे पक्ष की तरफ से हुई है। एक बार ये भी क्लियर करें। पहली एफआईआर जो वहां पर नमाज पढ़ाने वाले इमाम थे मौलाना शाहिद हुसैन, उनकी ओर से रात को 2 बजे, वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस के ऐप में या वेबसाइट में, रात को 2 बजे उनकी एफआईआर लॉन्च हो गई है। उसके अगले दिन पुलिस ने 800 लोगों के खिलाफ 353 सरकारी काम में बाधा, 341, 332 सरकार का काम करते हुए सरकारी कर्मचारी पर हमला, 427, मतलब 5 धाराओं में, संगीन 5 धाराओं में 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। और उसके बाद जिस तरह की जानकारी पता लग रही है तमाम मीडिया पोर्टल्स और घरानों से, 2 मुकदमे और भी वहां पर दर्ज हो गए हैं, आलिम के खिलाफ, जफरुल्लाह सिद्दीकी के खिलाफ और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ। इस तरह के मुकदमे भी 2 वहां पर क्रॉस तौर पर दर्ज कराए गए हैं। अब बड़े बड़े सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि जो लोग इंसाफ पाने के लिए गए थे उल्टे वो मुकदमे लेकर लौट रहे हैं। तीसरा, रात को आईजी नीलेश आनंद भरण साहब हैं, उन्होंने और जामा मस्जिद के इमाम साहब ने, दोनों लोगों ने वहां लोगों को शांत किया और इस बात का ऐलान किया कि जो आप चाहते हैं एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं उन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने इमाम साहब को पीटा, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी और जो मस्जिद है उसकी सील खुलेगी। अब अगले दिन क्या होता है, सील खुली बिल्डिंग में ऊपर के हिस्से की, यानी कि 2 जगह सील थी, एक मस्जिद बेसमेंट में सील थी और एक बिल्डिंग में सील थी। बिल्डिंग में सील खुली और एफआईआर लॉन्च हुई है, तो उसके अंदर जो धाराएं हैं वो 7 साल से कम सजा वाली धाराएं हैं, यानी कि उसमें अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। जबकि उस समय रात को आईजी ने भी ऐलान इस बात का किया था कि उसको अरेस्ट करने के लिए टीमें छोड़ दी गई हैं
और सील खुल जाएगी। तो अब अरेस्टिंग सील हुई, ऊपर की खुली है लेकिन वहाँ नमाज तो हो रही है। अरेस्टिंग किसी की हुई क्या सरताज इस मामले में? अरेस्टिंग अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। दोनों पक्षों की दूसरा तरफ से बिल्डिंग किसी की, दोनों पक्षों में से भी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। दूसरा जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा था उस पर नमाज अगले दिन यानी कि 4 अप्रैल दिन में 2:30 बजे उसकी सील खुल गई। और दुमजले पर जो बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है, नीचे मस्जिद की सील तो नहीं खुली है लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है बिल्डिंग का उसकी सील खुल गई है और वहाँ नमाज भी बदस्तूर जारी हो गई है। यानी लोग नमाज और तरावी जहाँ पर 2010 से पढ़ते आ रहे थे जफर एडवोकेट के बेसमेंट वाली जगह पर, जिसको आप मस्जिद बता रहे हैं, वहाँ नहीं हो करके वो सील जगह हो गई है। उसके ऊपर का जो पोर्शन है नमाज वहाँ अदा की जा रही है। तो क्या बदस्तूर चल रही है इस वक्त नमाज और तरावी वगैरह में? जी, वहाँ पर इस समय बदस्तूर जारी है। 3 तारीख को वहाँ नमाज और तरावी नहीं हुई है क्योंकि दिन में 7:30 बजे के आसपास वहाँ पर जो फसाद और बवाल हो गया था। और उसके बाद 4 तारीख में दिन में 2:30 बजे वो सील खुल गई है। और उसके बाद असर की नमाज यानी कि लगभग जो 5 बजे से 5:30 बजे के बीच जो नमाज होती है वो 4 तारीख से वहाँ नमाज बदस्तूर जारी है और वहाँ नमाज हो रही है। हालांकि वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस वगैरह वहाँ पर बैठाई गई है। आसपास वहाँ पर पुलिस तैनात है और जो LIU है और जो इंटेलिजेंस है वो तमाम मामलों पर नजर रख रहे हैं कि कहीं भी कुछ ना हो। और आपको मैं बता दूं, हल्द्वानी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो धर्मों के लोग हैं उनके संभ्रांत लोग यही चाहते हैं कि अमन रहे, अमन कायम रहे। कभी भी इस तरह का ना फसाद हुआ है ना लोग फसाद चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको रोक के पूछ रहा हूँ, ये फिर कौन लोग हैं जो हल्द्वानी में ही अचानक से कहाँ से जन्म ले लिया इस तरह के लोगों ने, जब वहाँ के हिंदू और मुसलमान नहीं चाहते कि झगड़ा फिसाद हो या किसी तरीके की कोई कम्युनल टेंशन हो? ये फिर कौन लोग अचानक से आ गए? आप बता रहे हैं 2010 से चल रही थी। बहुत संक्षेप में आपसे जवाब ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, अगर हम जाने पिछले लगभग 2 से 3 सालों में कई ऐसे मामले आ गए जो शहर तनाव पर आके खड़ा हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, इसमें बनभूलपुरा के लोगों का रोल बहुत ही कम रहा है। हमेशा बनभूलपुरा में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका रोल बहुत ही कम हमेशा रहा है। हालांकि कुछ छोटे मामलों में नौजवान कहीं गलतियां करते दिखते हैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है जो अमन चाहती है। लेकिन बहुसंख्यक वर्ग में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, जो नौजवान है वो अक्सर लड़कों को पीटते नजर आ रहे हैं, कहीं फप्तियां करते नजर आते हैं, कोई टोपी लगाया होता तो उस पर कहीं कोई तंज करते नजर आते हैं। और उसके बाद फिर पुलिस उसका पटेक्षेप करती है, पुलिस उसमें मुकदमे दर्ज करती है, पुलिस उसमें अंदर करती है इन लोगों को। जी सरताज, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जो मस्जिद की जगह आप बता रहे हैं नमाज जहाँ चल रही थी, क्या प्रशासन की तरफ से या क्या प्राधिकरण की तरफ से वहाँ इजाजत ले रखी थी एडवोकेट जफर ने? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं, जहाँ तक इजाजत की बात है, इजाजत की बात अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि सन 2010 से नमाज हो रही थी। अगर वहाँ आसपास के लोगों को दिक्कत होती तो सन 2010 में ही इजाजत का मामला आ जाता। अब क्योंकि पुराना मामला था, लगभग 13-14 साल से वहाँ पर नमाज हो रही थी। ना ही दूसरी बात, वो कोई मस्जिद उस तरह से नहीं है कि जैसे वक्फ प्रॉपर्टी होती है या मस्जिद का अब उसको बेचा नहीं जा सकता, बल्कि वो एक घर है। जब तक जफरुल्लाह सिद्दीकी का वो घर था वहाँ मस्जिद कायम थी। अगर वो अपना मकान सेल आउट करते तो किसी को भी एतराज नहीं था, यानी वहाँ मस्जिद को सेल आउट कर दिया। बिल्कुल, यानी टेम्परेरी व्यवस्था ही है वो। यानी जफर की वो अपनी विल से, अपनी इच्छा से ये हो रहा था। बिल्कुल, अपनी इच्छा से ये हो रहा था। जहाँ तक इजाजत की बात है, प्रशासन ने वहाँ पर इजाजत की बात वहाँ पर कही, बल्कि वहाँ पर जो प्राधिकरण ने कहा कि जो बेसमेंट आपने खोदा है या जो मकान की जो परमिशन है वो जफरुल्लाह सिद्दीकी नहीं दिखा सके। दूसरा, अब क्या हल्द्वानी के अंदर वो पहला मामला है जो नहीं दिखा सके? अगर सरना कोठी के आसपास भी अगर हम इलाके में देखें तो वहाँ पर 70% मकान ऐसे होंगे कि जिनके पास मकान का नक्शा या उनकी परमिशन वहाँ पर नहीं होगी। इसी तरह का जफरुल्लाह सिद्दीकी का भी इसी तरह का मकान था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आप कह रहे हैं कि मकान में नमाज। हम इससे पहले ये भी देखते आए हैं और तमाम देश और दुनिया जानती है कि लोग अपने घर में पूजा पद्धति करते हैं, लोग जागरण कराते हैं या किसी तरह से जो अपनी अपनी इबादतें करते हैं। मुझे लगता है सरताज, चूंकि आप एक मकामी पत्रकार हैं वहाँ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो 26-27 तारीख में आपके हल्द्वानी से लगभग 70-80 किलोमीटर पहले मुरादाबाद में जो एक मकान है जाकिर का, उनके घर पे भी नमाज और तरावी को लेकर मुद्दा उठा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी को लेकर के इसके ऊपर भी संज्ञान लिया हो कुछ कट्टरपंथियों ने? नहीं, देखिए, इस बीच अगर आप देखें तो पिछले 10 से 15 दिन से जो पूरे देश के अंदर खबरें हैं, कट्टरपंथियों ने, ये हल्द्वानी ही नहीं, मुरादाबाद ही नहीं, आप बिहार को देखें, आप कई और जगहों पर देखें,
जो हम खबरें सोशल मीडिया में और मुख्य मीडिया में देखते रहते हैं, तो उसी का हिस्सा और हल्द्वानी भी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इस वाले मामले में एक चीज और सामने आई, वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए। इसकी मूल जड़ ये बताते हैं कि कुछ वक्त से लोग वहां पर कुछ पानी से परेशान थे, यानी कि जो जफरुल्लाह सिद्दीकी का मकान है वहां से कुछ पानी अगल बगल कहीं प्लाट पर जमा होता था। लोग इसकी शिकायत भी करते होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कोई पहली शिकायत नहीं थी। अमूमन मोहल्ले में आस पड़ोस के लोग एक दूसरे से शिकायत करते ही है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये कट्टरपंथियों ने अंजाम दी है। इसकी जड़ में भले ही जो भी हो, लेकिन किसी के अगर पानी आने की शिकायत से नमाज का कोई मतलब नहीं होता, किसी का धर्म का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बंद दीवार बंद घर के अंदर अगर आप कुछ भी करते हैं तो इसका कोई वायलेंस नहीं होता, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं वहां पर, बल्कि वो मूल अधिकार है। लोग अगर इबादत कर रहे हैं बंद दरवाजे के अंदर तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भी बात वहां पर सामने आई कि वहां कोई पानी का मामला था या अगल बगल कुछ पड़ोसियों से कोई दिक्कत थी। लेकिन पड़ोसियों से अगर दिक्कत थी तो वो तो लंबे समय से वहां पर नमाज हो रही है। अगर वो पानी का मामला होगा तो लंबे समय से वहां पर होगा। बिल्कुल पानी की शिकायत इस मामले में जो नियम कानूनों की बात की जा रही है, तो क्या वहां पर जो पानी की जो बात की जा रही है कि पड़ोस के प्लाट में पानी जा रहा था, तो क्या उस पानी आने की शिकायत क्या कभी प्राधिकरण से की गई, सिटी मजिस्ट्रेट से की गई, पुलिस से की गई, क्या डीएम कमिश्नर से ये शिकायत की गई? तो जानकारी ये मिलती है कि कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है, बल्कि सीधे कट्टरपंथियों ने इस तरह का मामला अंजाम दिया कि एक आलिम को ही पीटा, मुक्तदियों को पीटा, मस्जिद बंद करा दी और जय श्री राम के नारे भी वहां पर बड़ी तादाद में लगे हैं। तमाम उसकी वीडियोस भी हल्द्वानी में सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, खंगालेंगे अगर आप लिखेंगे। इनमें महिलाएं भी थी सरताज, इनमें महिलाएं भी शामिल थी क्या? बिल्कुल, कट्टरपंथियों ने इस मामले में महिलाओं को भी आगे किया था, महिलाएं भी इस पूरे मामले में शामिल थी, लेकिन मर्द भी बड़ी तादाद में मर्द थे। अभी फिलहाल क्या पोजीशन है सरताज? बस मुझे लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, अभी क्या पोजीशन है, हालात कैसे हैं अभी? देखिए, अभी हालात इस वाले मामले में ये है कि अभी 4 FIR इस पूरे मामले में लॉन्च हो चुकी हैं। जो इमाम साहब की तरफ से वो सिर्फ एक ही FIR लॉन्च हुई है, जिसके अंदर अरेस्टिंग की धारा न होने के कारण अभी तक अरेस्ट का मामला नहीं हुआ है। लेकिन इमाम साहब समेत जो हल्द्वानी के मुसलमानों पर जो FIR हुई है, तो तीनों FIR जो है वो नॉन अवेलेबल है और उसमें जो है वो बगैर जेल जाए उसके अंदर जमानत का मामला भी नहीं है। 353, 354, 153A धार्मिक मतलब देखिए, नमाज पढ़ने से रोका कट्टरपंथियों ने, मस्जिद पर सील लगवाई और उसके बाद वहां नारे लगाए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा भी उन्हीं के ऊपर लिखा गया। हालात अभी ये हैं कि फिलहाल पुलिस अलर्ट है इस पूरे मामले में और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और जो LIU है और जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो भी तमाम सोशल मीडिया पर, अफवाहों पर, तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने अपील भी की है। यानी कि इस पूरे मामले में हल्द्वानी जामा मस्जिद के इमाम है मुफ्ती आजम कादरी साहब, वो इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने SSP से भी कई दौर की उनकी बातचीत इस पूरे मामले में हुई है और वो खुद भी ये चाहते हैं कि अमन और अमान रहे। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तक एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, अमन बरकरार रहना चाहिए, हल्द्वानी नहीं पूरे देश के अंदर इसी तरीके से जो सांप्रदायिक सौहार्द थे वो बने रहना चाहिए। सरताज आलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर इस मामले के ऊपर कोशिश करूंगा अपडेट लेने की और जैसे भी कुछ हालात का मामला आपके सामने आए, जैसे भी हालात आए जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो सुनिए, अभी आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो पूरी सरताज आलम के और हमारे दरमियान हुई, पूरे हालात उन्होंने बताए, किस तरह से वहाँ नमाज़ पढ़ने को लेकर के इतना बड़ा बवाल और इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट की कुछ लोगों ने कि वो आज हालात इस तरह से हो गए। लेकिन साथ ही आप तमाम लोगों को ये भी बता दूं, ख़ास तौर से हल्द्वानी के रहने वालों को, जिस तरीके से ये अफवाहें उड़ाई गई कि वहाँ नमाज़ बंद करा दी गई या ये कहा गया कि तरावी बंद हो गई, ऐसा नहीं है। उस ख़ास जगह के ऊपर जिस पर एतराज़ था, जिस पर आपत्ति थी कुछ हिंदू संगठन के लोगों को या और दूसरे शिकायतकर्ताओं को, उस जगह ज़रूर बंद किया गया है नमाज को। लेकिन उसके जो ऊपर का हिस्सा है, बेसमेंट में जहां नमाज होती थी, उसको रोक करके घर के ऊपर के हिस्से में फ़िलहाल नमाज की अनुमति, इजाज़त दी गई है। आप तमाम लोग हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।